हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आप सभी का फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हाँ, कुछ दिनों से अपनी ये टॉपिक वाली क्लासें रह गई थी और आज से जो है आपके फिर से ये क्या हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी। अपन टॉपिक वाइज प्रश्न कर रहे थे और टॉपिक वाइज के अंतर्गत बाल विकास और अधिगम के प्रश्न जो थे वो लगभग अपन ने कंप्लीट कर लिए। व्यक्तित्व के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए, संप्रदाय वाले भी कर लिए, उत्पत्ति इतिहास वाले भी कर लिए। आज की क्लास में कौन से प्रश्न करने वाले हैं अपन? तो दोस्तों आज की क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे यहां पे समायोजन को। कौन सा टॉपिक आज की क्लास में कंप्लीट होगा? तो आज जो अपना टॉपिक कंप्लीट होगा उसका क्या नाम होगा? आपके समायोजन वाले जितने भी प्रश्न हैं वो आज की क्लास में अपन पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले आपको बता दिया है कि नए बच्चे उनको बता दूं जानकारी के लिए कि आप पूरी की पूरी थ्योरी क्लासेस हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। इसकी रिवीजन की भी मैराथन क्लास लगा दी गई है, वो भी देख सकते हो। और इसकी ई बुक जो है पहले से टेलीग्राम पे डाल रखी है, ले सकते हो। शिक्षण विधियां पढ़ रहे हो तो पूरी की पूरी शिक्षण विधियां भी, आपके पूरे के पूरे टीचिंग मेथड भी अब हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हो और इसकी ई बुक भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। और शनिवार को इसकी रिवीजन मैराथन क्लासेस रहेगी टीचिंग मेथड्स की, सुबह 7 बजे से आपके शाम को 7 बजे तक का, है ना। सैटरडे के दिन आपकी ये क्लास रहेगी। क्लियर? अब देखिए कुछ प्रश्न पढ़ते हैं अपन समायोजन वाले। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इतना लंबा आपको रहना भी नहीं पड़ेगा, कम टाइम के अंदर भी ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। इतना बड़ा टॉपिक है भी नहीं है। देखो पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा आप तनाव को कम कर सकते हो? तो दोस्तों यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सी विधि है जो आपके अप्रत्यक्ष मानी जाएगी। देखो आपको पता है मेरे दोस्तों कि आपके समायोजन की विधियां 2 प्रकार की होती हैं। समायोजन की जो विधियां होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो समायोजन की विधियां आपके 2 प्रकार की आपके समायोजन की विधियां होती है। एक जो विधियां होती हैं, 2 प्रकार के आपके समायोजन की विधियां होगी। एक विधि जो होती है उसको तो कहा जाता है आपके प्रत्यक्ष विधि। कौन सी कहा जाता है? आपके प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या क्या आता है? तो प्रत्यक्ष विधि में एक तो आपके लक्ष्य प्रतिस्थापन आता है, एक मार्ग परिवर्तन जो है वो भी आपके इसी के अंतर्गत ये विधि मानी जाएगी कि मार्ग परिवर्तन करना भी आपके विधि इसी की होगी। एक इसके अंतर्गत बाधा निवारण आता है, बाधा निवारण। एक संश्लेषण या इसको अपन क्या कह सकते हैं? निर्णय। ये जो विधि मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है दोस्तों? आपके प्रत्यक्ष विधि मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत क्या आती है? तो अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आपकी ये जितनी भी विधियां होती हैं, जैसे दमन, है ना, जैसे आपके शमन, इसी के अंतर्गत आता है आपके जैसे दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न, इसी के अंतर्गत आता है आपके विस्थापन, इसी के अंतर्गत आता है आपके पलायन, है ना, इसी के अंतर्गत आता है आपके औचित्य स्थापन, औचित्य स्थापन करना। इसी के अंतर्गत आती है आपके प्रतिगमन करना, प्रतिगमन करना भी इसी के अंतर्गत आएगी। शोधन, ये भी आपके इसी के अंतर्गत मानी जाती है। तदात्मीकरण, तदात्मीकरण जो है वो भी विधि आपके इसी की मानी जाएगी, है ना। ये सारी जो विधियां हैं वो कौन सी कहलाती है? आपके अप्रत्यक्ष विधियां कहलाती है। और ये जितनी भी हैं वो कौन सी विधियां कहलाती है? आपके प्रत्यक्ष विधियां कहलाती हैं। प्रत्यक्ष विधियों में सीधा सीधा समायोजन होता है, अप्रत्यक्ष विधियों में सीधा सीधा समायोजन नहीं होता है, बल्कि समायोजन करने के लिए किसी और चीज का क्या लिया जाता है? आपके सहारा लिया जाता है। जिसमें डायरेक्ट किया जाएगा वो तो कौन सा कहलाएगा? आपके प्रत्यक्ष। और जिसमें डायरेक्ट नहीं कहा करके आपके इनडायरेक्टली जिसमें समायोजन किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? आपके अप्रत्यक्ष कहलाएगा। तो आपको यहां पे पूछी गई है कि तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब प्रत्यक्ष विधि काटनी है। निर्णय, बाधा निवारण और लक्ष्य प्रतिस्थापन ये प्रत्यक्ष है। आत्मीकरण जो मानी जाएगी ये कौन सी विधि मानी जाएगी मेरे दोस्तों? आपके अप्रत्यक्ष विधि के रूप में मानी जाएगी। ये आपके अप्रत्यक्ष तरीका। इनडायरेक्टली व्यक्ति को क्या किया जाता है? समायोजन किया जाता है। तदात्मीकरण की तरह जो होता है ना वही आपके, है ना। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी असफलता या अपनी विफलता को क्या करता है? ऐसे व्यक्ति के साथ में एक संबंध स्थापित कर देता है जो इसी क्षेत्र के अंतर्गत विफल रहा और आगे जाकर के सफल हो गया हो, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। लक्ष्य प्रतिस्थापन में क्या होता है कि व्यक्ति ने कई बार प्रयास किए
लेकिन वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया या उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, तो व्यक्ति क्या करता है कि उस लक्ष्य तक जाने के मार्ग में परिवर्तन कर लेता है ना, वहां तक पहुंचने के तरीकों में बदलाव कर लेता है। जैसे सेल्फ स्टडी करके मान लीजिए किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो कोचिंग का सहारा ले लेता है कि इस बार शायद कोचिंग करके देख लेते हैं, कोचिंग से हमारा क्या हो सकता है, चयन हो सकता है। तो वो कोचिंग का क्या ले सकते हैं, आपके सहारा ले सकते हैं, इसको कहा जाएगा। एक आपके आती है बाधा निवारण। जब भी व्यक्ति अपने कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है ना, लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उस वक्त वो अपने रास्ते के अंदर क्या करता है, किसी के बाधा का जो है महसूस करता है, किसी को ब्रेकर या किसी अवरोध को आभास करता है कि ब्रेकर आ रहा है या अवरोध आ रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो वो व्यक्ति दो ही काम कर सकता है। एक तो अपनी मेहनत की संख्या को बढ़ा देता है। भाई किसी को लगा कि अब रीट में 30 दिन ही बचे, अब क्या करेंगे, तो एक तो होता है कि आप मेहनत की संख्या को बढ़ा दो, 4 घंटे पढ़ रहे तो अपना 8 घंटे पढ़ने लग जाएंगे। तो एक तो ये तरीका हो सकता है सीधा सीधा। दूसरा हो सकता है कि आप अंधविश्वास का सहारा ले लो, है ना, जिसमें आपको कोई लगे कोई तंत्र मंत्र वगैरह धागा वगैरह बना करके दे दे आपको, जिसको गले में पहनने से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर सही हो जाए, तो वो तरीका भी हमारे पास में होता है। तो ये बाधा निवारण के दो तरीके हैं। तो अंधविश्वास को मनोविज्ञान नहीं मानती है, लेकिन अंधविश्वास के बारे में मनोविज्ञान ये जरूर कहता है कि इससे लोगों के अंदर उनके विचार, उनकी सोच जो होती है वो एक बार क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, या सोच जो है ना वो एक बार क्या हो जाती है, आपके सकारात्मक हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है ना। निर्णय में मतलब घबराया हुआ व्यक्ति को इनको डिसीजन कर लेता है कि अब मुझे क्या करना है। ये आपके क्या कहलाएंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों का खेल। चलिएगा, किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसके द्वारा आप शिक्षक होने के नाते बालकों को समायोजित करवाना चाहते हो, तो इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो आप करवाना चाहोगे या जो आप जो है बच्चों के साथ में करना चाहोगे। ये आपको यहां पे पूछा है। पहला है कि बालकों की कमजोरियों का ज्ञान न करना। भाई कमजोरियों का तो पता लगाना पड़ेगा, तभी तो बालक उस कमजोरियों को अपन दूर करेंगे, है ना, पता तो लगाना पड़ेगा। भाई जब तक आप निदान नहीं करोगे तब तक उपचार कैसे होगा। तो उपचार करने के लिए निदान तो करना पड़ेगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति न करना, आकांक्षा का उचित स्तर तय करना, या समस्या समाधान न करना। देखो समस्या का समाधान न करेंगे तो भाई कुसमायोजन बढ़ेगा घटेगा थोड़ी। कुसमायोजन की संख्या में क्या होगी, तो कुसमायोजन की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, कम थोड़ी होगा। यह भी नहीं हो सकता। मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं करना, यहां पे आपको ध्यान है, आवश्यकता की पूर्ति अपने अब्राहम में श्लोक को पढ़ा था ना। अब्राहम में श्लोक का जब अपन ने मानवतावाद संप्रदाय या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत पढ़ा था, तब अपन ने ये चीज जानी थी ना कि आवश्यकता की पूर्ति नहीं होना कुसमायोजन का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा रीजन माना जाएगा। यानी कुसमायोजित होने वाले बालकों का एक बड़ा कारण जो है वो कौन सा माना जाता है, तो एक बड़ा कारण आपके माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है, आवश्यकता की पूर्ति नहीं होना। तो ये भी नहीं होगा, तो ये होगा आकांक्षा का उचित स्तर तय करना कि बालक किस स्तर की आकांक्षाएं करे ताकि वो उसमें सफल भी हो पाए। ये हमेशा ही ध्यान रखना है। कल्पनाएं हो गई, विचार हो गए, सपने हो गए, उतने ही देखे जाएं, है ना, जिसको हम पूरा करने का सामर्थ्य रखते हैं या जिसके पूरे होने की संभावनाएं बनती है। यदि हम आवश्यकता से अधिक काल्पनिक सपने देखते और पूरे नहीं हो जाते हैं ना, तो वो इच्छाएं जब अवचेतन मन में जाकर के दबती है और दबने के बाद जब उसकी उत्तेजना में वृद्धि होती है ना, तो हमारी कल्पनाएं हमारे विनाश का कारण बन जाती है। आप यूं कह सकते हो कि हमारे मस्तिष्क हमें परेशान करने लग जाता है, हम खुद के विनाश का कारण बन जाते हैं। इसीलिए कल्पनाएं वही होनी चाहिए जिसको अपन क्या कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं, या जिसको अपन पूरा करने का क्या रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। ये एक मनोविज्ञान के नियम या मनोविज्ञान का फैक्ट भी है। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो कैसे होगा, तो सही हो जाता है आपके उचित आकांक्षा स्तर को क्या करना, तय करना। यहां पे क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है उसके शरीर की ऊंचाई व भार के द्वारा, उसके हाथों और पैरों की लंबाई के द्वारा, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा, या उसके कंधे की चौड़ाई से। देखो कंधे की चौड़ाई से, हाथ पैरों की लंबाई से, ऊंचाई से नहीं। किसी भी बालक के शारीरिक, हालांकि ये प्रश्न यहाँ पे गलत है, आना भी नहीं चाहिए था समायोजन में, लेकिन बता रहा हूं मैं, है ना, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के आधार पर। भाई कार्य के आधार पर शारीरिक परिपक्वता को तय किया जाता है। मुझे बताओ किसी बालक 10 साल का हो गया, लंबे उम्बे हाथ वाथ सारे बढ़िया, लेकिन कलम पकड़ना नहीं सीखा, हम अपरिपक्व ही कहेंगे। तो कार्यों के आधार पर जो है आपके फिजिकल डेवलपमेंट को जज किया जाता है। ये आपको क्या रखना है, इसको ध्यान में रखना है।
निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है। आपको यह बताना है कि इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसके माध्यम से हम अपने संवेगों को नियंत्रित नहीं कर सकते। मैंने पहले आपको बताया है कि संवेगों का नियंत्रण करना अपने आप में एक शक्ति है, अपने आप में एक कला है, अपने आप में एक आर्ट है। प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत इतनी ताकत नहीं होती, इतनी क्षमताएं नहीं होती या इतना अनुभव नहीं होता है कि वो अपने संवेगों को नियंत्रित कर सके, क्योंकि संवेगों को नियंत्रित करने के लिए सामयिक बुद्धि का सहारा लगता है और लोगों की सामयिक बुद्धि कमजोर होती है बुद्धि लब्धि की तुलना में। ये अब यहाँ पे समायोजन की युक्तियां पूछी है आपको, तो इनमें से ऐसी कौन सी युक्ति है या इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो आपके क्या नहीं करती है मेरे दोस्तों, तो जो आपके समायोजन करने में या आपके संवेगों को नियंत्रित करने में उपयोगी नहीं है। तो देखो 4 ऑप्शन आपको यहां पे दे रखे हैं। पहला दे रखा है दमन। पहले ये समझो, दमन का मतलब होता है पूरी नहीं होने वाली इच्छाओं को अवचेतन मन में दबा देना। अवचेतन मन में दबा देना। ऐसी कोई इच्छा है जो अगर पूरी नहीं हो पा रही या किसी कारणवश कंप्लीट नहीं हो पा रही है ना, तो हम उस इच्छाओं को क्या करते कि अवचेतन मन के अंदर ही उस इच्छा को, पूरी की पूरी इच्छा को क्या कर देते दोस्तों, दबा देते, है ना। ये एक तरीका हो जाता है। पूरी नहीं हो, अच्छा ये स्वतः चलती है प्रक्रिया, ऐसा नहीं एक जगह मन मार दिया हमने। ये मन मार देने का मतलब है कि हमने अवचेतन मन के अंदर दबा दिया है उस चीज को। ये आपको ध्यान रखना है ना, ये दबाना। एक इसके जैसी और विधि भी होती है, ध्यान रखना, समन। समन के अंदर क्या करता है कि व्यक्ति अवचेतन मन में इच्छा को दबाता नहीं है, बल्कि भूल करके आगे बढ़ जाता है। भूल करके क्या होना मेरे दोस्तों, आगे बढ़ना क्या कहलाएगा, तो भूल करके आगे बढ़ना एक तरीके का क्या कहलाएगा, आपका शमन कहलाएगा। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है ना। हाँ, एक होता है आपके प्रतिस्थापन। अब देखिएगा यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पे आपके प्रतिस्थापन की जगह पे कोई शब्द नहीं दे रखा है, जैसे लक्ष्य प्रतिस्थापन हो, इस प्रकार का कोई भी शब्द जो है इन्होंने क्या नहीं कर रखा है मेरे दोस्तों, दे नहीं रखा है। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत अपन प्रतिस्थापन को जो समझेंगे वो किस रूप में समझेंगे, तो वहां पे अपन प्रतिस्थापन जो होता है उसको विस्थापन के रूप में क्या करेंगे दोस्तों, समझेंगे। हाँ, कुछ दे नहीं रखा है, लक्ष्य प्रतिस्थापन नहीं दे रखा है, तो अपन प्रतिस्थापन को किसके नाम से समझ लेंगे, यहां पे विस्थापन। विस्थापन के अंतर्गत क्या होता है कि अपने से दुर्बल पर क्रोध निकाला जाता है। समायोजन करने के लिए अपने से दुर्बल पर क्रोध निकालना, दुर्बल पर क्रोध निकालना। अपने से कमजोर व्यक्ति के ऊपर क्या निकाला जाता है मेरे दोस्तों, गुस्सा निकाला जाता है, उसको प्रतिस्थापन कहते हैं। प्रतिगमन के अंतर्गत क्या होता है मेरे दोस्तों, अपने से कम आयु वाला व्यवहार करना। अपने से या स्वयं की अपने से कम आयु वाला क्या करना मेरे दोस्तों, कम आयु वाला व्यवहार करना। कम आयु वाला व्यवहार करना क्या कहलाएगा, तो ध्यान रखना, कम आयु वाला व्यवहार करना आपके प्रतिगमन कहलाएगा। एक बड़े व्यक्ति का छोटे बच्चों की तरह व्यवहार करना क्या कहलाता है, तो एक बड़े व्यक्ति का छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करना एक प्रकार का क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, तो वो एक प्रकार का आपके क्या कहलाएगा, प्रतिगमन कहलाएगा। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक ऐसी की ऐसी चीज और आती है जिसको कहा जाता है मेरे दोस्तों प्रक्षेपण। एक आपके ऐसी और विधि आती है नियंत्रित करने की जिसको क्या कहा जाता है, आपके प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब होता है अपनी असफलता किसी अन्य पर थोपना। अपनी असफलता किसी अन्य पर थोपना क्या कहलाएगा, तो अपनी असफलता किसी अन्य पर थोपना क्या कहलाएगा, आपके प्रक्षेपण कहलाएगा। जैसे अपन कई बार कहते हैं ना कि तो अब कोई भी गलती होती है, किसी चीज में अपन सफल नहीं हो पाते ना, तो अपन वो अपनी असफलता स्वयं स्वीकार न करके किसी दूसरों के ऊपर क्या कर देते हैं, उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, है ना। जैसे आप असफल होने के बाद में अपन कहते हो कि पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आया था, तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस आना ये एक प्रकार का समायोजन कर रहे हो कि पेपर तो आया था लेकिन उसका उत्तर नहीं दे पाए, तो हम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कह रहे कि आउट ऑफ सिलेबस आया था, या टीचर ने जो पढ़ाया था उसमें से कुछ आया ही नहीं था। ये जो होता है ना, ये क्या कहलाता है, आपके प्रक्षेपण। प्रक्षेपण एक प्रकार की थोपने की कला है, ध्यान रखना। हाँ, एक ऐसी की ऐसी चीज आपके और आती है जिसको कहा जाता है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है कि किसी भी कमी के अभाव के कारण यदि हमारे अंदर कुछ समायोजन आ गया है ना, तो कैसे भी करके हम वो क्षति की क्या कर लेते, पूर्ति कर लेते। क्षतिपूर्ति करने के 2 तरीके होते हैं, क्षतिपूर्ति करने के 2 उपाय होते हैं। एक उपाय को कहा जाता है आपके प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति, और एक को क्या कहा जाता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति।
जैसे देखो कि मान लीजिए गणित में कमजोर बालक गणित को अधिक पढ़ता है तो ये प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति मानी जाएगी, लेकिन गणित में कमजोर बालक विज्ञान को अधिक पढ़ता है तो गणित में जो कम अंक आ रहे हैं उसकी क्षतिपूर्ति वो कहां से करना चाह रहा है, विज्ञान से करना चाह रहा है। तो ये कौन सी मानी जाएगी, आपके अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति मानी जाएगी। आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है ना। इसी प्रकार से आपके एक आक्रामकता भी होती है। आक्रामकता भी दो प्रकार की होती है। आक्रामकता भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रत्यक्ष, जिस पर क्रोध आया उसी पे निकाल दो। एक होती है अप्रत्यक्ष, जिस पर गुस्सा आया है आपने उस पर गुस्सा नहीं निकाल करके किसी अन्य भौतिक चीज या किसी अन्य वस्तु के ऊपर आपने क्या कर दिया, उस क्रोध को निकाल दिया। तो ये कौन सा कहलाएगा, आपके अप्रत्यक्ष कहलाएगा। ये भी एक तरीके का तदात्मीकरण मैंने आपको समझा ही दिया था। तदात्मीकरण का मतलब क्या होता है, तो तदात्मीकरण का मतलब होता है कि एक असफल व्यक्ति अपना संबंध उस व्यक्ति के साथ में स्थापित कर लेता है जो उसी क्षेत्र में असफल रह करके आगे जाकर के किसी अन्य क्षेत्र में क्या हो गया हो, सफल हो गया हो। उसे कहते हैं अपन तदात्मीकरण। मैंने उदाहरण भी दिया था, जैसे एक 10वीं फेल बच्चा जो होता है ना, वो अपना संबंध किससे जोड़ता है, सचिन तेंदुलकर के साथ, है ना। एक आपके होता है दीवा स्वप्न, ऐसी की ऐसी का आपकी युक्ति होती है जिसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपके दीवा स्वप्न। दीवा स्वप्न का मतलब होता है पूरी नहीं होने वाली इच्छाओं का दिन में खुली आंखों से सपना देखना, क्या कहलाएगा, तो खुली आंखों से सपने देखना क्या कहलाएगा, आपके दीवा स्वप्न कहलाएगा। ये आपको क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर इसके बारे में आपके दीवा स्वप्न, हाँ, काल्पनिक सपने देखना क्या कहलाएगा ये। एक आपके आता है औचित्य स्थापन या युक्ति कर देना। एक ऐसी की विधि और आती है जिसका नाम है औचित्य स्थापन, या इसको युक्तिकरण भी कहते हैं। युक्तिकरण, आपको यह ध्यान रखना है, औचित्य स्थापन या युक्तिकरण का मतलब क्या होता है, बहाना बनाना। बहाना इतना सटीक बनाना कि सामने वाले को वो बहाना आपका सत्य लगने लग जाए, है ना, रियल लगने लग जाए। ऐसे बहाने को क्या कहा जाता है, आपके युक्तिकरण करना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कोई एग्जाम हुआ, बच्चा वो एग्जाम देने गया या गए ही नहीं, तो वो क्या करता है कि लोगों के सामने ये कहता है पेपर तो बड़ा सरल आया था, बस मेरे बीएड कंप्लीट नहीं हुई थी, बाकी इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाता। इसलिए जो है वो क्या है, एक बार का ऐसा बहाना है ना, मुझे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देना है, मैं फर्स्ट ग्रेड निकाल भी सकता हूं पर मैंने एमए नहीं कर रखी है। बोले कर भी रखी हो तो नहीं कर रखी, अब क्या कर लोगे आप। ऐसी चीजों को कहा जाता है एक सटीक बहाना बनाना, जो व्यक्ति को क्या लगने लगे आपके साथ। कई बार आपके होता है ना सोशल मीडिया के ऊपर 10-11 बजे तक बात करो, 11 बजे के बाद में अचानक से रिप्लाई आना बंद हो जाता है, फिर सुबह जाकर के आप वापस उस बात की प्रतिपुष्टि करते हो कि भाई रिप्लाई आना बंद क्यों हो गया, तो आपको ये जवाब मिलते ना, नींद आ गई थी, फोन हाथ से छूट गया था, मुझे पता ही नहीं था, वगैरह वगैरह। ये औचित्य स्थापन है कि आपको सही लगने लग जाए, भले उसने जानबूझ करके चालू करके साइड में रख दिया हो। ये एक समायोजन का क्या होता है दोस्तों, तरीका। तो ऐसा बहाना बनाना जो आपको क्या कर ले, समायोजित, वो क्या कहलाएगा, आपके युक्तिकरण कह सकते हो आप इसको, या क्या कह सकते हो, औचित्य स्थापन। एक अलगाव या पलायन, एक होता है आपके अलगाव या क्या कहते हैं अपन, पलायन। ये ऐसी चीजें होती है कि वो सारी परिस्थितियां जो हमें क्या कर रही है, कुछ समायोजित कर रही है, हम उस परिस्थितियों को छोड़ करके उनसे बहुत दूर चले जाते हैं। जैसे गांव में बेरोजगारी के कारण लोग गांव को छोड़ करके शहर में आ गए, ये एक प्रकार का क्या है, पलायन। एक प्रकार का समायोजन का क्या कहलाएगा, तो समायोजन का तरीका कहलाएगा। एक आपके होता है उदात्तीकरण, या इसको शोधन भी कहा जाता है, उदात्तीकरण या शोधन। इसमें क्या होता है कि नकारात्मक प्रवृत्तियों को रचनात्मक रूप दिया जाता है। मैंने उदाहरण दिया था कि जिसको आक्रामकता, गुस्सा ज्यादा आता हो ना, उसको क्या कर दिया जाए कि आपके बॉक्सिंग में या रेसलिंग में भेज दिया जाए, है ना। ऐसा व्यक्ति जो प्रेम में दुखी रहता है, प्रेम पूरा नहीं होने पर रोज रोता रहता है, उसको शायर बना दिया जाए। तो ये जो तरीका कहलाता है ना समायोजन का, वो कौन सा कहलाएगा, आपके उदात्तीकरण, या फिर अपन को किस नाम से जानेंगे, इसको शोधन, इसको शुद्धिकरण भी कहते हैं। बहुत सारे नाम इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना। तो ये सारी युक्तियां मैंने बता दी जिससे संवेग नियंत्रित होते, किससे नहीं होते, तो पृथक्करण से नहीं होते। ये किसी भी प्रकार की कोई युक्ति नहीं। अब देखो ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, ये अभी अभी वाला, ये देख लेना, 90% में गारंटी लेता हूं कि यदि समायोजन से कोई प्रश्न आया तो ये भरी हुई इस बोर्ड में से आएगा, जो मैंने अभी आपको समझाया है ना। अधिकांश प्रश्न, इनको रक्षात्मक युक्तियां कहा जाता है। जो प्रश्न जो आता है वो हमेशा रक्षात्मक युक्तियों का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर के घर आकर के अपने छोटे भाई को डांटता है, यह उदाहरण निम्नलिखित में से किस रक्षा कवच से संबंधित है। बताओ, एक कोई व्यक्ति, एक कोई बच्चा है जिसको टीचर ने डांटा और घर आकर के वो क्या करता है, अपने छोटे भाई को डांटने लग जाता है, तो वो कौन सी रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग कर रहा है।
देखो, प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिस्थापन या मार्गांतरीकरण। मैंने कहा कि प्रतिस्थापन केवल लिखा हुआ है तो इसको विस्थापन से समझना है। विस्थापन का मतलब क्या हो गया, अपने से दुर्बल पर आक्रामकता निकाली जाती है, दुर्बल पर क्रोध निकालना, अपने से कमजोर पर क्रोध निकालना क्या है, एक प्रकार का प्रतिस्थापन। तो यहां पे यही तो किया जा रहा है, अपने छोटे भाई को डांटता है मतलब अपने से कमजोर के ऊपर। प्रक्षेपण का मतलब तो होता है थोपना, है ना, अपनी असफलता किसी दूसरे के ऊपर थोप दी। प्रतिक्रिया निर्माण में होता है किसी एक व्यक्ति को हुबहू अपने अंदर उतार लेते हैं और उसी की जैसी क्या की जाती है, आपके प्रतिक्रियाएं की जाती है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, बदलना, है ना। तो यहाँ पे सही कौन सा हो, मार्गांतरीकरण का मतलब क्या होता है कि मार्ग को क्या कर देना, आपके बदल देना। प्रतिस्थापन का मतलब दुर्बल के ऊपर क्या निकालना, क्रोध निकालना। किशोर के संज्ञान में कौन सा कार्य संबंधित नहीं है, एक बालक के ज्ञान बढ़ाने में कौन सी चीज में संज्ञान जो है, किस चीज में आपके ज्ञान नहीं लगता है, मुझे बताओ। परिकल्पना करना, परिकल्पना का मतलब होता है जब कोई समस्याएं आ जाती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए जो अपन पूर्व चिंतन करते हैं वो एक प्रकार की परिकल्पना है, प्री प्लानिंग, है ना, जिसको आप कहते हो, वो परिकल्पनाएं कहलाती है। तो इसके लिए तो ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, बिना ज्ञान के तो परिकल्पनाएं अपन कैसे ही करेंगे। एक होता है अमूर्त चिंतन करना, अमूर्त चिंतन करने के लिए तो 100% ज्ञान लगेगा, अगर अवचेतन मन में अनुभव नहीं है तो हम अमूर्त चिंतन कर ही नहीं पाएंगे अपन। वर्गीकरण करना, बांटना, ये अवबोध पर आधारित है, समझ पर आधारित है, और अवबोध का जो संबंध है वो किससे है, आपके ज्ञान से है। तो यानी कि वर्गीकरण में भी संज्ञान लग रहा है, अमूर्त चिंतन में भी संज्ञान लग रहा है, परिकल्पना में भी संज्ञान लग रहा है। किस में संज्ञान नहीं लग रहा है, दिवा स्वप्न। भाई दिन में सपने देखने में कौन सा ज्ञान लग रहा है, आपकी खुली आंखों से आपकी मर्जी हो जो सोच लो, आपको जो बनना हो जो बन जाओ, है ना, जो कुछ करना है वो दिवा स्वप्न में कर सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार के संज्ञान की विशेष आवश्यकताएं नहीं होती है, या ज्ञान की इसके अंतर्गत विशेष किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं होती है। या आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो यह आंसर कौन सा सही हो जाएगा, दिवा स्वप्न। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा तरीका है जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। सद्भावपूर्ण संबंधों पर बल देना, स्वास्थ्य पर्यावरण पर बल देना, प्रतियोगिताओं पर बल देना, या स्वयं स्वीकृति पर बल देना। देखो सही आंसर है सी, प्रतियोगिताओं पर बल देना। प्रतिस्पर्धा की भावनाएं बढ़ती है तो यहाँ पे आपके बालकों का मानसिक स्वास्थ्य हमेशा क्या होगा, आपके बिगड़ेगी। भाई कंपटीशन, इससे आगे बढ़ना है, इससे आगे बढ़ना है, तो इससे वास्तविक विकास रुक जाता है इस आगे बढ़ने के चक्कर में। बाकी सद्भावना संबंधों से भी मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य पर्यावरण, स्वयं की स्वीकृति, ये सारे सही है। प्रतियोगिताओं पर बल देना, केवल प्रतियोगी, अब जैसे आप लोग भी पढ़ रहे हो ना, आप इस सब्जेक्ट को प्रतियोगिता की दृष्टि से पढ़ रहे हो, पर सीख तो रहे हो लेकिन कंपटीशन के तरीके से सीख रहे हो, तो उतना ही सीख रहे हो जितना कंपटीशन में आ रहा है। वास्तविक विकास तो दब रहा है, आप मनोविज्ञान को जान नहीं पा रहे हो, उसमें डूब नहीं पा रहे हो, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं ला पा रहे हो, इसकी वास्तविक समझ उत्पन्न नहीं कर पा रहे हो। तो प्रतिस्पर्धा के भाव या प्रतियोगिता के द्वारा जब अपन कोई प्रतिक्रियाएं करते हैं या कोई भी अनुक्रियाएं करते हैं ना, तो उस अनुक्रिया का सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो यही होता है कि इसके अंदर क्या होता है, अपनी वास्तविक चीजें जो होती है वो क्या होती है, दब जाती है, या वास्तविकता जो ज्ञान होता है वो क्या हो जाता है, आपके रुक जाता है। तो यहां पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा, सी। निम्न में से कुसमयोजित बालक है, इनमें से कुसमयोजित बालक को पहचानना है। कुसमयोजित बालकों की आप अपने स्तर पर भी क्या कर सकते हो मेरे दोस्तों, पहचान कर सकते हो, या इनको क्या कर सकते हो, जान सकते हो। कुसमयोजित बालक ऐसे छोटी मोटी हरकतें करते रहते, बेंच पर बैठे बैठे अपने पांव हिलाते हैं, बालों को नोचते हैं, दांतों से जो है नाखूनों को चबाते हैं, अंगुलियों को अपने हाथों के अंदर दबाते रहते हैं, मायूस चेहरा, दुखी हताश टाइप से रहते, पहचान में आ जाता है कि हाँ ये अनएडजस्ट रहा है। उनकी हरकतें अटपटी सी होती है, नजरें नहीं मिला पाना, है ना, इस तरीके से ये लोग जो होंगे वो कुसमयोजित होंगे। तो ऐसे लोगों की पहचान आप आराम से जो है कर सकते हो। तो इन्होंने पूछा कि इसमें से कौन सा ऐसा कारण जो कुसमयोजित बालकों की क्या करता है दोस्तों, पहचान कर सकता है। तो पहला, परिवेश से अनुकूल बनाने में समर्थ होता है। ऐसा बालक जो परिवेश के अनुकूल अपने आप को डाल रहा है, मतलब ये बालक समायोजित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भाई जो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को डाल रहा है मतलब समायोजित है, इसमें तो कोई नहीं। असामाजिक, स्वार्थी व सर्वथा दुखी होता है, ये कुसमयोजित है। ये बालक क्या है, आपके कुसमयोजित है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इसका व्यवहार है। साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन क्या कर देता है, खो देता है। उपयुक्त सभी कुसमयोजित बालक, ये भी तो कुसमयोजित, साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देता है, ये भी तो कुसमयोजित बालक। असामाजिक, स्वार्थी और सर्वथा दुखी होता है, ये ऑप्शन ही गलत है भैया ना, विकल्प भी गलत है। हाँ, ये मैंने जब करवाया होगा तब इसको मैं शायद किसको आंसर बताया होगा आपको, उपयुक्त सभी। क्योंकि देखो असामाजिक का मतलब होता है कि समाज के साथ में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो कुसमयोजित ही हुआ, तो ये भी कुसमयोजित है।
समर्थ होता है, ये तो समायोजित बालक है ना, पहला वाला तो ये तो क्लियर है, ये कुसमायोजित बालक है। साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना भी एक प्रकार का कुसमायोजन है, ये ना, ये दोनों कुसमायोजन के कारण होंगे। उपयुक्त कोई ऑप्शन है नहीं तो अपन सही करेंगे किसी, या कूट वाला प्रश्न होगा। समाज के लोगों द्वारा सबसे ज्यादा नियंत्रित किया जाता है उपागम उपागम द्वंद, उपागम परिहार द्वंद, परिहार परिहार द्वंद, या बहुधि उपागम द्वंद। देखो आपको एक चीज का ध्यान रखना है यहां पे, वो क्या ध्यान रखना है इसको समझो। हाँ, इसको समझो। देखो कुसमायोजन के बड़े बड़े कारण माने जाते हैं, जिसमें से एक बड़ा कारण जो आता है वो है तनाव। हमें समायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें समायोजन की आवश्यकता पड़ती है तनाव को कम करने के लिए। ध्यान रखना, तनाव दो तरीके के हो सकते हैं, आपके सकारात्मक भी हो सकता है और कौन सा हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक तनाव से तो हम क्या करते हैं कि कार्य की प्रगति की ओर लेकर के जाते हैं, और नकारात्मक आने पर कार्य को छोड़ देते हैं, है ना। तनाव के कारण वो सारी चीजें, नींद कम आना, भूख नहीं लगना, चिड़चिड़ा हो जाना, ये सारी चीजें हमारे अंदर क्या होती है, तनाव के कारण होती है। बहुत सारे तनाव मिलकर के भविष्य में जाकर के अवसाद का रूप ले लेते हैं। तो तनाव कब आता है? जब कोई कार्य किसी समय पर पूर्ण हो जाना चाहिए और वो कार्य उस समय पर पूरा नहीं होता है, तो जो उत्पन्न होता है ना, उसका नाम क्या है, आपके तनाव है। एक आपके आता है जिसका नाम है मेरे दोस्तों दबाव। क्या नाम है मेरे दोस्तों? दबाव। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, दबाव का मतलब क्या हो गया कि इसके अंतर्गत, आपके दबाव के अंतर्गत क्या होता है कि आप कोई भी कार्य किसी के अन्य की या अन्य घटक के प्रेशर में आकर के उस कार्य को शुरू करते हो, उनको ध्यान में रख करके शुरू करते हो। मुझे नौकरी इसलिए लगनी है, समाज में वैल्यू बनानी है, मुझे नौकरी मेरे माता पिता चाहते हैं इसलिए मुझे नौकरी लगनी है। मतलब अपन स्वतंत्र नौकरियां नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई हमारे ऊपर क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। और जब दबाव में आप कोई कार्य करते हो तो सबसे पहले आपके अंदर किसकी कमी हो जाती है? तो सबसे पहले आपके अंदर अवधान की कमी आ जाती है। उसके बाद में आपको एक चीज का क्या रखना है मेरे दोस्तों, और ध्यान रखना, एक आपके और आती है जिसको कहा जाता है दुश्चिंता। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? दुश्चिंता। इसमें क्या होता है कि हमारे जीवन में कोई भयानक घटना कभी जीवन में पहले घट रखी होगी ना, पहले कोई घटना घट गई हो मान लो जीवन में, वो अवचेतन मन में रहती है। तो कभी कभी अवचेतन मन से निकल करके चेतन में आती है और अचानक से अपन को क्या कर देती है, दुखी कर देती है। उसको क्या कहा जाएगा? आपके दुश्चिंता, है ना। एक आपकी होती है बगनाशा। आवश्यकता की पूर्ति नहीं होने पर बगनाशा आती है, और बगनाशा के कारण एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? कुंठा रोग कहा जाता है। यह कुंठा आपके पागलपन का प्रारंभिक स्तर माना जाता है। एक आपके कारण होता है द्वंद्व। भाई क्या होता है? द्वंद्व। द्वंद्व में क्या होता है कि दो परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति का अपन को क्या करना होता है? चयन करना होता है। एक तो द्वंद्व आता है जिसको कहा जाता है आपके यही बता देता हूं, उपागम उपागम, उपागम परिहार, परिहार परिहार लिखे हुए हैं, इनको मिटा देता हूं, मैं यहीं पे समझा देता हूं, यहीं पे समझ लो। देखो उपागम, उपागम का मतलब होता है ये व्यक्ति है, इसके सामने दो गोल रख दिए गए, ये दोनों गोल धनात्मक होंगे। ये दोनों गोल जो होंगे वो कौन से होंगे? तो ये दोनों गोल आपके धनात्मक होंगे, मतलब दोनों उपयोगी है। जैसे एक दिन में दो एग्जाम मिल जाना, दोनों महत्वपूर्ण, अब कौन सा दे, इसमें से किसी एक का चयन करना है, तो उपागम उपागम द्वंद। परिहार परिहार के अंदर क्या होता है कि ये व्यक्ति होता है, इसके सामने दोनों जो गोल होते हैं ना, वो गोल कौन से होते हैं? आपके नकारात्मक। ये भी पसंद नहीं है, ये भी पसंद नहीं है, फिर भी एक को क्या करना है? आपको चुनना है। उस वक्त जो आपके द्वंद्व बनता है उसका नाम क्या है? आपके परिहार परिहार। उपागम परिहार के अंतर्गत क्या होता है कि दो परिस्थितियां हमारे सामने होती है ना, इसमें कुछ गुण अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे, इसमें भी कुछ गुण अच्छे होते हैं और कुछ गुण क्या होते हैं? बुरे। और इन दोनों में से जब अपन को किसी एक परिस्थिति का चयन करना हो तो हमारे अंदर कौन सा आएगा? तो हमारे अंदर आएगा वो, उसका नाम है उपागम परिहार। तो यहां पे समाज के लोगों द्वारा सबसे ज्यादा नियंत्रित किया जाने वाला द्वंद्व कौन सा है? तो उपागम परिहार वाला द्वंद्व है, जो समाज के, देख उसमें भी ये गुण है, कमियां भी बता देंगे, अच्छा भी बता देंगे आपके, ये ध्यान रखना, ठीक है। मानसिक रूप से स्वस्थ बालक में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? आत्मज्ञान, आत्ममूल्यांकन, आत्मसम्मान या आत्मानुभूति? सबसे महत्वपूर्ण है आत्ममूल्यांकन। जब तक बालक अपने आप का ऑब्जर्वेशन नहीं करेगा, जब तक बालक अपने आप का मूल्यांकन नहीं करेगा, तब तक वो अपने आप को जानेगा नहीं। और जब तक वो अपने आप को जानेगा नहीं तो वो अपने आप को बदलेगा कैसे? तो अपने आप को बदलने के लिए पहले अपने आप को जानना भी क्या होता है मेरे दोस्तों? जरूरी होता है। तो एक मानसिक रूप से स्वस्थ बालक के लिए जो सबसे बढ़िया चीज बताई जाती है, जो सबसे बढ़िया परिभाषा होगी, वो क्या होगी? वो होगी आपके आत्ममूल्यांकन। भाई क्या होगी? आत्ममूल्यांकन। क्या होता है जब लक्ष्य की दिशा में प्रगति अवरुद्ध हो जाती है और अंतर्निहित तनाव
अनसुलझे रहते हैं। किसी व्यक्ति को यह लग रहा है कि मैं इस चीज को तो प्राप्त कर लूंगा, ये मेरा है, मैं किसी भी कंडीशन में इस चीज तक तो क्या कर लूंगा, पहुंच जाऊंगा, और वो उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाता है या उस चीज को हासिल नहीं कर पाता है, तब व्यक्ति के अंदर क्या उत्पन्न होती है, कुसमायोजन, तीव्रता, डर या कुंठा। तो ध्यान रखना, इससे व्यक्ति के अंदर ये बगनाशा का प्रकार है, इसको बगनाशा कहा जाता है। और बगनाशा से जो रोग होता है वो होता है कुंठा, कुंठित लोग, घबराए हुए लोग है ना, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, आपके कुंठित लोग। तो ये जो होता है वो किस कारण से होता है, तो क्या बताओगे, कुंठा रोग यहां पे माना जाएगा। एक प्रश्न और देखो, एक आदमी अपने बॉस का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है, ये निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। देखो, प्रक्षेपण का मतलब थोपेगा, प्रतिक्रिया के अंदर किसी अन्य को धारण करेगा, प्रतिगमन में अपने से कम आयु की हरकत करेगा, यह विस्थापन है। अपने से दुर्बल व्यक्ति के ऊपर अपनी आक्रामकता निकालना या अपने से दुर्बल व्यक्ति के ऊपर अपना क्रोध निकालना क्या कहलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपके आक्रामकता। वो क्या कहलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपके विस्थापन कहलाएगा। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये हो गया आपके समायोजन कंप्लीट, है ना। हालांकि समायोजन मैंने आपके रिवीजन बेच में भी कंप्लीट पढ़ा दिया था, उसके बावजूद भी देखो टॉपिक वाइज भी करवाना है, तो समायोजन भी कंप्लीट है। अब अपन को क्या पढ़ना है, अभिप्रेरणा, बुद्धि और व्यक्तिगत भिन्नता। ये तीन चीजें जो है अपन को और कहां से पढ़नी है, ऑब्जेक्ट, मतलब 3 क्लासें अपन को ऐसी और पढ़नी है ना। उसके बाद में दोनों तरीके से रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा आपका। थ्योरी वाला तो मैंने पूरा एक ही दिन में करवा दिया रिवीजन, और क्वेश्चंस के माध्यम से भी आपका क्या करवा दिया, रिवीजन, और एक बार मैंने पढ़ा दिया। अब आप पढ़ो कि नहीं पढ़ो, 3 बार तो मैंने पढ़ा दिया आपको, 3 बार मैंने पढ़ा दी आपको साइकोलॉजी, एक बार पूरी डिटेल के साथ, फिर आपके इन एमसीक्यू के माध्यम के द्वारा, फिर आपके वो मैराथन जो लगी थी उसमें वैसी की वैसी थ्योरी रिवीजन के बाद 3 बार मैंने करवा दी। सोचो 3 बार यदि आपने कर ली तो 6 बार हो जाएगी, 6 बार यदि आपने साइकोलॉजी की रिवीजन कर दी तो आप बढ़िया आराम से 28-29 का स्कोर क्या कर लोगे। मैं तो चाहता हूं 30 में से 30 करो, 1 नंबर क्यों कटे, है ना। लेकिन फिर भी अपन मानते कि एक अच्छा खासा बढ़िया स्कोर जो आप मनोविज्ञान में क्या कर लोगे, आराम से हासिल कर लोगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। और ये ध्यान रखना, शनिवार के दिन सुबह 7 से आपको 7 बजे तक टीचिंग मेथड्स के लिए क्या करना है, जुड़ना है, और एक ही क्लास में आपके टीचिंग मेथड्स क्या करवाए जाएंगे, आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे, है ना। बाकी आप आराम से अपनी पढ़े वड़े को, है ना, मस्ती के साथ में करते हो, बाकी सारा काम आपके हो जाएगा। ई बुक जैसे जैसे मैंने आपको कल वीडियो बना करके डाली थी और जैसा जैसा मैंने आपको समझाया था वैसे वैसे आपकी ई बुक प्राप्त हो जाएगी। क्लास छोटी रहेगी, टॉपिक कंप्लीट है, नया टॉपिक छेड़ के क्या करें, 3 क्लासें तो है, पढ़ लेंगे अपन भी, तब तक अपने शिक्षण विद्या भी रिवीजन हो जाएगी, मॉडल पेपर भी आ जाएंगे, नए क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, उन क्लासों को अपन क्या करेंगे, एक साथ में स्टार्ट कर देंगे। तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय हिंद।